पहुंचेंगे और पीएम मोदी से सीपी राधाकृष्णन मुलाकात करेंगे। कल सीपी राधाकृष्णन का सांसदों से परिचय कराया जाएगा। एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, सांसदों से परिचय होगा। एनडीए सांसद सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात होगी, कुछ ही वक्त में दिल्ली पहुंचेंगे सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात। कल सांसदों से परिचय होगा। कल एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है। संसदीय दल की बैठक में सांसदों से परिचय करेंगे, जो एक परंपरा रही है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए। उसी मुताबिक संसदीय दल की बैठक में तमाम सांसदों से सीपी राधाकृष्णन का परिचय होगा और सांसद जो हैं वो सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित करेंगे। दिल्ली आ रहे हैं उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। कुछ ही वक्त में दिल्ली पहुंचेंगे राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। कल संसदीय दल की बैठक होगी, एनडीए सांसद मौजूद रहेंगे। लोकसभा राज्यसभा के दोनों सांसदों के साथ उनका परिचय होगा। एनडीए के पाले के जो भी सांसद हैं वो मिलेंगे और सम्मानित करेंगे सीपी राधाकृष्णन को। सीधा रुख करेंगे हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी अक्षय राय लाइव हैं। अक्षय, कब तक पहुंच सकते हैं राधाकृष्णन? देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ देर का वक्त है, लगभग 15 से 20 मिनट, जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे महाराष्ट्र सदन पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात संभव बताई जा रही है। जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कल एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, जो कल से सुर्खियों में है। और ये माना जा रहा है कि उसमें तमाम एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, सांसद मौजूद रहेंगे। आज उसके बारे में विधिवत घोषणा कर दी जाएगी कि कितने बजे ये बैठक होगी। ये माना जा रहा है कि लगभग 9:30-10 बजे ये बैठक हो सकती है और एनडीए के सभी सांसदों को उसमें बुलाया गया है ताकि एक तरह से रूबरू हो सकें कि जो सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित किया गया है एनडीए का, क्योंकि पूरे दलों का समर्थन उनको मिला है और उसके बाद उनके नाम की घोषणा की गई है। तो ये माना जा रहा है कि एक औपचारिकता है जो निभाई जाती है वो निभाई जाएगी। और उसके बाद 21 तारीख को, क्योंकि उनको नॉमिनेशंस करना है, इससे पहले जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। इसके लिए आज वो पहुंच रहे हैं कुछ देर बाद दिल्ली एयरपोर्ट, और दिल्ली एयरपोर्ट से बाद महाराष्ट्र सदन पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। शाम 6 बजे के आसपास अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों से मुलाकात हो सकती है। शायद अमित शाह के घर पर ही मुलाकात होगी, इसकी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि एनडीए ने पूरा बातचीत का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। राजनाथ सिंह ने तमाम विपक्षी नेताओं से भी चर्चा शुरू की है और सबसे बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनकी चर्चा हुई है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का आक्रामक रवैया नजर आ रहा है, खास करके चुनाव आयोग के खिलाफ, लगता नहीं है कि सरकार निर्विरोध निर्वाचन करा पाएगी। हालांकि चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का गुस्सा है, एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ नहीं। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि क्या कुछ समीकरण बनते हैं, लेकिन समीकरण के हिसाब से कहीं ना कहीं एनडीए यहाँ पर भारी है। वहां पर निर्विरोध निर्वाचन नहीं भी होता है तो भी सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने में कोई देरी नहीं होगी। मुझे लगता है वो आसानी से वो बिल्कुल। अक्षय, हम आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया। ओबीसी समिति के चुनाव के लिए व्हिप जारी किया गया है। 19 अगस्त को सभी सांसदों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो बीजेपी ने 3 लाइन व्हिप जारी किया। 3 लाइन व्हिप का मतलब, अगर व्हिप का पालन नहीं हुआ, पार्टी के निर्देश के मुताबिक वोटिंग में मौजूद नहीं रहे, वोटिंग का निर्देश नहीं माना, तो फिर पार्टी के पास ये अधिकार होता है कि पार्टी अध्यक्ष से ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि उस मेंबर की सदस्यता खत्म की जाए। 3 लाइन व्हिप जारी किया गया है। ओबीसी समिति के चुनाव के लिए व्हिप जारी किया गया है। सीधा रुख करेंगे, अक्षय लगातार बने हुए हैं। अक्षय, 19 अगस्त को सभी बीजेपी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया। 3 लाइन व्हिप का मतलब कितना अहम हो जाता है? सबसे ज़्यादा यही होता है, और खास करके संसदीय प्रणाली में व्हिप का मतलब होता है कि आपको हर हालत में उपस्थिति रहना है, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। उसके 2 वजह है। एक तो ओबीसी को लेकर के जो बिल पेमेंट जो किया गया है, कल हो सकता है कि उसको पेश किया जाए। दूसरी बात यह है कि जैसे कि एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में भी आपको साथ रहना है, तो दोनों बातें हो जाएंगी। और इसीलिए 3 लाइन का व्हिप पार्टी जारी करती है ताकि सभी सांसदों की उपस्थिति वहाँ पर मौजूदगी रह सके।
आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो कई सांसद अनुपस्थित रहे थे 3 लाइन व्हिप जारी करने के बावजूद भी, लेकिन उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए बीजेपी ने बात कही थी। कुछ सांसदों को चेतावनी भी जारी की गई थी। तो 3 लाइन का व्हिप का मतलब है कि हर हालत में उपस्थित रहना है, महत्वपूर्ण मुद्दे डिस्कस करने हैं और उसमें उपस्थिति कहीं ना कहीं अनिवार्य रहती है। इसलिए बीजेपी ने ये 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। एनडीए जो सांसदों के लिए भी मुझे लगता है कि कुछ देर बाद ऐसे ही सचेतक जो होते हैं, व्हिप जो सचेतक होते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भी जारी कर देंगे, क्योंकि एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में कल बैठक भी बुलाई गई है। जी ठीक है अक्षय, बिल्कुल ओबीसी चुनाव समिति को लेकर ये पूरी कवायद दिख रही। 3 लाइन व्हिप जारी किया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले टीडीपी नेता नारा लोकेश। अमित शाह और राजनाथ सिंह से भी नारा लोकेश मुलाकात करेंगे। टीडीपी के नेता नारा लोकेश की मुलाकात होगी और इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की है। सीधा रुक करेंगे, अक्षय लगातार बने हुए हैं। अक्षय, क्या एजेंडा, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये मुलाकात है या कुछ और इशू यहां? अगर देखा जाए तो कैबिनेट में तो है ही, इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू के, क्योंकि वो बेटे हैं, वो उनसे रिश्तेदारी है, तो कहीं ना कहीं अगर चंद्रबाबू नायडू ने ही मुझे लगता है कि नारा लोकेश को भेजा होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं। एक तो आंध्र प्रदेश को लेकर के जल्द से जल्द अमरावती जो वहाँ पर डेवलप राजधानी करनी जानी है, उसको लेकर के चर्चा की जानी है। वहाँ पर जल संसाधन को लेकर के भी कई बातें कही जा रही हैं कि उसको भी जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। इसीलिए जेपी नड्डा से मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और कुछ दिन पहले भी जो टीडीपी चीफ हैं, आंध्र सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। तो माना जा रहा है कि वहाँ की योजनाओं को लेकर के और साथ ही साथ एनडीए में एकजुटता को लेकर के जिस तरह से बात की जा रही है, कहीं ना कहीं वो भी मुद्दा डिस्कस हो सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव और अन्य जो मसले हैं, शायद उस पर भी चर्चा बिल्कुल हुई होगी। आने वाले समय में चंद्रबाबू नायडू की भूमिका क्योंकि महत्वपूर्ण होने जाने वाली है, खास करके एनडीए घटक दल में नीतीश कुमार के साथ साथ उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में एनडीए सहयोगियों से चर्चा कहीं ना कहीं जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, ये लगातार कर रहे हैं ताकि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आ पाए। इसीलिए लगातार एनडीए सहयोगियों से चर्चा की जा रही है। माना जा रहा है कि जेडीयू से भी और जेडीएस जो कर्नाटक में है उनसे भी चर्चा की जाएगी और तमाम विपक्षी दलों से भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। नारा लोकेश की जो मुलाकात है इसी मसले को लेकर के हुई है, खास करके आंध्र प्रदेश में आने वाले प्रोजेक्ट्स में तेजी लाया जाए, किस तरह से केंद्र सरकार मदद कर सके और उपराष्ट्रपति चुनाव महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। अक्षय बने रहेगा और अपडेट्स भी आपसे लेंगे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनाथ सिंह भी एक्टिव हैं। एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल समीकरण क्या है, फिलहाल जो वोटर्स को लेकर स्थिति है, समझिए मौजूदा स्थिति लोकसभा और राज्यसभा की। 240 एक्टिव मेंबर्स राज्यसभा में हैं और जीत की संख्या जो है, जब आप लोकसभा के 542 सांसदों को मिला देंगे तो कुल टोटल जो है वो 782 का आंकड़ा हो जाता है। 50% प्लस 1 का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो फिर उस लिहाज से 392 सांसद किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए अपने पाले में चाहिए। और फिलहाल दलीय स्थिति जो है वो भी समझेंगे। इसके अलावा आप समझिए उपराष्ट्रपति जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति के बाद कार्यकाल 5 साल का होता है। ये सारे पहलू आप जानते ही हैं, लेकिन फिलहाल 21 तारीख को नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी उपराष्ट्रपति पद के लिए अगर कैंडिडेट है, 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए उम्मीदवार के लिए। और उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने के लिए योग्य, यानी कि जो भी पैमाना है राज्यसभा सांसद के लिए, वो पैमाना भी पूरा करता हो। ये तमाम पहलू जो हैं उसका ध्यान रखा जाएगा। हालांकि दोनों पहलू पर ही फिलहाल बेहद अहम है। राधाकृष्णन इसी बीच एक बड़ी खबर है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। राजनाथ सिंह भी एक्टिव हैं। राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु सीएम स्टालिन से भी बात की है। नवीन पटनायक समेत विपक्ष के कई नेताओं से बात की गई है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा गया है और एक बेहद अहम कवायद देखी गई है, यानी बीजेपी सिर्फ उम्मीदवार नहीं उतार रही। बीजेपी की कोशिश ये है कि निर्विरोध निर्वाचन हो, निर्विरोध ये चुनाव हो जाए, ये कोशिश दिख रही है। सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ अक्षय लगातार बने। अक्षय, कवायद शुरू हो गई है, न सिर्फ कैंडिडेट उतारने की बल्कि निर्विरोध चुनाव कराने की भी कोशिश ये है।
देखिए, कल जिस तरह से जेपी नड्डा ने बयान दिया था और उसके बाद राजनाथ सिंह ने वो बागडोर संभाली। प्रधानमंत्री ने राजनाथ सिंह को कहा कि आप क्योंकि वरिष्ठ हैं, आप तमाम नेताओं से बातचीत कीजिए ताकि निर्विरोध निर्वाचन अगर हो सके तो उसकी तरफ कोशिश किया जाए। और इसीलिए राजनाथ सिंह ने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की, क्योंकि नवीन पटनायक से वो कल ही बात करना चाहते थे, लेकिन नवीन पटनायक की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, तो वहाँ उनको मैसेज भिजवाया गया है ताकि अगर वो बातचीत कर सकें। तो मुझे लगता है कि वहाँ तक मैसेज पहुँच गया है। एम.के. स्टालिन की आपने बात की, निश्चित रूप से तमिलनाडु से, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन आते हैं, तो वहाँ राजनीतिक रूप से बीजेपी अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। एआईएडीएमके जो कि बीजेपी के साथ है, हालांकि गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे संबंध सीपी राधाकृष्णन से रहे हैं, तो एआईएडीएमके तो उनका समर्थन करेगी, लेकिन डीएमके भी समर्थन करे, एम.के. स्टालिन भी समर्थन करें, ये कवायद बीजेपी की तरफ से शुरू की गई है, एनडीए की तरफ से शुरू की गई है। लेकिन संसद में दो तीन जो डीएमके सांसद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये तमिल का मामला नहीं है, ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के सांसद रहे हैं, बीजेपी के सांसद के रूप में हम उनको देखते हैं, ये तमिल से संबंधित चीज़ें नहीं हैं, इसलिए हम इसको देखेंगे। साफ तौर पर कवायद शुरू कर दी गई है तमाम विपक्षी दलों के साथ संपर्क करने का, और कोशिश यही है कि निर्विरोध निर्वाचन किया जा सके। लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन का पूरा अभी जो खाका है वो सामने नहीं आ पाया है कि वो चाहते क्या है। फिलहाल चुनाव आयोग को लेकर के वो ज़्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कल तक की स्थिति काफ़ी कुछ स्थिति साफ हो जानी चाहिए कि इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से बात की, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा। जैसा अक्षय ने बताया कि न सिर्फ बीजेपी अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चल रही है, बल्कि जो विरोधी दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनसे भी बीजेपी की तरफ से बात की जा रही है, और उसका जिम्मा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद संभाल रहे हैं। स्टालिन से, पटनायक से और साथ ही खड़गे से उन्होंने बात की है। अक्षय लगातार बने हुए। अक्षय, कांग्रेस भी चिंतन मंथन कर रही है, क्या वो समर्थन दे भी सकती है राधाकृष्णन को लेकर, या शक्ति प्रदर्शन की जोर आजमाइश भी चाहेगा इंडिया ब्लॉक? और देखिए, इंडिया ब्लॉक से जो अभी तक संदेश मिले हैं वो चाहते हैं कि निर्विरोध निर्वाचन की बात नहीं होनी चाहिए, और खास करके उस बात का वो जिक्र ज़्यादा कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ का जो कार्यकाल रहा है वो पूरा नहीं हो पाया है, तो ऐसे में निर्विरोध निर्वाचन की बात करना एनडीए के लिए बेईमानी की बात है। बस साफ तौर पर है कि किस तरह से एनडीए एकजुटता दिखा पाएगा, अपने खास करके वो तो एकजुट हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक को कैसे ला पाएंगे ये बहुत सोचनीय प्रश्न है, और इसीलिए कवायद तो जारी है, लेकिन अभी तक संदेश नहीं मिल पाया है एनडीए को कि इंडिया ब्लॉक उनके साथ रहेगा नहीं रहेगा। हाँ, एम.के. स्टालिन जैसे लोग निश्चित रूप से समर्थन कर सकते हैं, वो भी तमिल के मुद्दे पर। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी बात बन पाएगी, कल तक इंतजार करना होगा। अक्षय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और शुभांशु शुक्ला को लेकर शशि थरूर का पोस्ट,